अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। क्रिटिकल थॉट में आज हम डिस्कस करेंगे आईएमएफ और पाकिस्तान को। ब्रीफली कमिंग टू द कंटेंट, हमारा कंटेंट है कि आईएमएफ के ऊपर एक ब्रीफ नोट हम देखेंगे। देन वी विल डिस्कस व्हाई आईएमएफ वाज क्रिएटेड, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या हैं, फर्स्ट पावर स्टेट कौन सी है, सक्सेसफुल स्टोरीज कौन सी हैं, और केस स्टडी अब सर्बिया हम करेंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ की हिस्ट्री के ऊपर हम ओवरलुक देंगे। फिर फाइंड आउट करेंगे पाकिस्तान बार बार आईएमएफ के पास क्यों जाता है, कौन से ऐसे मसाइल थे कि हमें बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ा। इकोनॉमिक सजेशन देने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाने से अवॉइड कैसे कर सकता है। सबसे पहले आईएमएफ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इस्टेब्लिश किया गया मई 1944 में। 190 स्टेट्स इसकी मेंबर हैं। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अक्सर एमसीक्यूज आता है। टोटल इसके रिसोर्सेज हैं 687 इन कोटा एंड 708 ऑफ एडिशनल प्लेजेस। सबसे बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो यूएसए की है। 117 बिलियन कोटा में देता है आईएमएफ को अमेरिका, और 44 बिलियन एडिशनल सप्लीमेंट फंड्स देता है। इसके जो लार्जेस्ट बारोअर्स हैं वो अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, यूक्रेन है, पाकिस्तान। आईएमएफ क्यों बना जी? क्यों बना से पहले सवाल है कि कैसे बना। अब जैसे हम सब जानते हैं कि जंग अजीम दोम के बाद ब्रिटेन वुड सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था। ये क्यों किया गया था ना? आप जंग अजीम अव्वल जो थी उसने वर्ल्ड इकोनॉमी को बुरी तरह मुतासर किया। जंग अजीम अव्वल 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक जारी रही। उसके बाद 1930s का इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। वो इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को बुरी तरह मुतासर करता है। तो फिर क्या होता है कि तमाम ममालिक दुनिया के, स्पेशली जो उस वक्त ताकतवर ममालिक थे, वो सोचते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी को बचाने के लिए हमें कोई ना कोई निज़ाम बनाना पड़ेगा। तो जंग अजीम दोम के शुरू होने से पहले एक सिस्टम बनाया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है, नेगोशिएशन होती हैं कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, डिप्रेशन से कैसे बचा सकते हैं। इस सिलसिले में ब्रिटेन वुड सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है। एक्चुअली ये एक एग्रीमेंट होता है जिसका काम, मकसद, जो मेन पर्पस होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का क्या होता है। ब्रिटेन वुड एक्चुअली एक टूरिस्ट स्पॉट का नाम है यूएसए में। यहाँ पे डेलीगेट्स इकट्ठे होते हैं ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को डिज़ाइन कर सकें। इनका मेन जो फोकस होता है डेलीगेट्स का वो ये होता है कि वो किसी तरह से तमाम ममालिक को दुनिया के सेल्फिश पॉलिसी से डाइवर्ट करके कहाँ पे ले आएँ, कोऑपरेटिव पॉलिसी की तरफ ले आए, ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी ना सिर्फ रिकवर हो सके, बेटर परफॉर्म कर सके। जो दो इम्पोर्टेंट कंट्रीज थी, वो एक ब्रिटिश थी, दूसरी यूएसए थी। ब्रिटिश को लीड कर रहे थे जॉन एम कीनीज, और यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहे थे हैरी डी एच वाइट। अब बरतानिया क्योंकि जंग सिंधुम के बाद, तो जंग सिंह अव्वल और 1930 डिप्रेशन के बाद कमज़ोर हो चुका था, और अमेरिका बनिस्बत बरतानिया के तगड़ा था, मिलिट्री के लिहाज से भी और इकोनॉमी के लिहाज से भी। तो लीडरशिप को जो थी ऑटोमेटिकली चली गई उसके पास, अमेरिका के पास। और यूके का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, यूएसए का प्रपोजल को तमाम ममालिक ने उसके ऊपर हामी भरी, और वो एक नए ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद बना, जिसको बाद में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम दिया गया। 1944 में आईएमएफ की जो फॉर्मेशन थी, इनिशिएट तो कर दी जाती, लेकिन फंक्शनल वो होता है 27 दिसंबर 1945 को। और आज इस ऑर्गेनाइजेशन के 190 स्टेट्स इसकी मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। यूएस का जो प्लान था वर्ल्ड इकोनॉमी को रिकवर करने का, वो ये था कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाएंगे उसके जो मेंबर्स होंगे वो सर्टन अमाउंट एज अ कोटा कंट्रीब्यूट करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो अमाउंट ऐसी रियासतों को दी जा सके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टीज का आज इनको सामना है। Or 1945 was a year after World War II. UK was expected to be a deficit country, while the US was one of the surplus country. इकोनॉमी यूके की बड़ी बुरी तरह मुतासर थी, और जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही थी वो यूरोप को हेल्प आउट करने के लिए बनाई जा रही थी, और बाकी तमाम ममालिक को हेल्प आउट करने के लिए बनाई जा रही थी, जिनको वार से भी नुकसान हुआ है और इकोनॉमिक डिप्रेशन से भी जो निकल रहे थे, उनकी हेल्प आउट करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी कैसे दुनिया में बढ़ता गया। जैसे 1950s में इकोनॉमी जो पॉलिसी थी, लैंडिंग पॉलिसी, उसमें ये कहा गया कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज
इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होगी बोरोइंग कंट्रीज़ को, यानी कि कंडीशनैलिटी लगा दी गई। और हो सकता है जो लैंडर हो उसकी कुछ अपनी कंडीशंस हो कि जहाँ मैं कर्ज देता हूँ लेकिन मेरी कुछ ये कंडीशंस हैं, तो मैं ये पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जैसे कहा जाता है कि इन्फ्लुएंस अमेरिका का आज आईएमएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने देखा उसकी कमिटमेंट्स के रेशो के हिसाब से कि वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो असर रसूख तो उसका होगा। तो 1950 से ये एक्चुअली क्या होगा, ये वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका का असर रसूख ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसके दो मेन फीचर्स हैं ब्रिटेन वुड सिस्टम के। पहला ये है कि ये डॉलर बेस्ड सिस्टम, इसने गोल्ड को रिप्लेस कर दिया। और दूसरा ये कि एडजस्टेबल टैक्स सिस्टम है, जिसका मतलब ये कि आप अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स भी रख सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं अंडर सर्टन कंडीशंस। तो अब हम देखते हैं कि आईएमएफ का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर आईएमएफ का कुछ ऐसे है कि मेनली तीन किस्म की गवर्निंग बॉडी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, मिनिस्ट्रियल कमेटीज, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जो किसी भी लोन को सैंक्शन करता है कि मंजूरी देता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में क्या होता है जी, हर मेंबर स्टेट से एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए। मुख्तलिफ कमेटीज होती हैं, डायलॉग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, इनका काम होता है। फिर उसको एनुअल मीटअप के जरिए पब्लिश करवाना इनका काम होता है। मिनिस्ट्रियल कमेटीज का काम क्या होता है जी, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करता है, अमेंडमेंट करता है आर्टिकल ऑफ द एग्रीमेंट। जो आईएमएफ और स्टेट मैन एग्रीमेंट होगा उसके अंदर कुछ तरमीम करनी होंगी, कुछ कंडीशन लगानी होंगी, तो ये मिनिस्ट्रियल कमेटीज देखती है। और डेवलपिंग कंट्रीज की इकॉनमी से रिलेटेड जो तमाम इश्यूज होते हैं, पॉलिसी रिकमेंडेशन देना या और कुछ चीज़ बताना, वो भी मिनिस्ट्रियल कमेटी देखती है। अब एग्जेक्टिव बोर्ड 24 मेंबर्स के ऊपर कॉन्सिस्ट करता है, के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसका जो इंतखाब होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए होता है, यानी कि तमाम मेंबर स्टेट्स वोटिंग के जरिए इन 24 मेंबर्स को इलेक्ट करती हैं। ये 24 मेंबर्स दैन सेंक्शन करते हैं किसी भी कंट्री के लिए लोन जिसको चाहिए होता है अंडर सर्टन कंडीशन, जिसे हम लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। इनकी अपनी मंजूरी के बाद ही लोन दिया जाता है। जैसे आज 29 अगस्त को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का लोन दे दिया गया है, जो कहा गया है कि 2 से 3 दिन में पाकिस्तान वो लोन हासिल कर सकेगा। देन हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं क्रिटिकली। इसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, सर्वेलियंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस। चौथा कहा जा सकता है इसका मेन पर्पस क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल करना। इस काम को सर अंजाम देने के लिए आईएमएफ अपनी तमाम मेंबर स्टेट्स के साथ बहुत क्लोज रिलेशन में काम करते हैं। सर्विलियंस सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला फंक्शन है, वो ऐसे आईएमएफ काम करता है कि तमाम अपनी मेंबर स्टेट्स की इकोनॉमी को ऑब्जर्व करता है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट उनकी देखता है और पॉलिसी डायलॉग उसके ऊपर एक होल्ड किया जाता है, जो साल में एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी होता है, ताकि पॉलिसी रिकमेंडेशन दी जा सके कैसे वे अपनी इकानमी को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा ये कि वो ग्लोबल ओरिजिनल डेवलपमेंट्स को एनालाइज करके असेसमेंट देता है अपने मुख्तलिफ इंटरनेशनल फॉर्म्स के जरिए, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, जो सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर पब्लिश की जाती है। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो मेन पर्पस था आईएमएफ को बनाने का, वो था फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे दी जा सके उन कंट्रीज को जिनको बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिस्टोर कर सके। आईएमएफ लोन देता है किसी भी रियासत को अंडर एन एग्रीमेंट, जिसके अंदर सर्टन कंडीशंस हो सकती हैं। वो एग्रीमेंट दो तरह से किया जा सकता है, या तो न्यू एग्रीमेंट को बारो किया जाता है या जनरल एग्रीमेंट को बारो किया जाता है। इसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। एक सप्लीमेंट्री एक कोटा के जरिए आपको दिया जाता है। दूसरा ये है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका मेंबर है, कंट्रीब्यूटर है आईएमएफ का, वो आपको लोन दे सकता है अंडर सर्टन कंडीशंस। उसकी फिर शराइत हो सकती हैं कि हम जी आपको इन शराइत के ऊपर लोन दें। देन हमारे पास आ जाएगा टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस हो सकते हैं, वो आईएमएफ पॉइंट आउट करे, उसको सॉर्ट आउट करने में हमारी मदद करे। सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी को बताता है कि आपकी फिजिकल पॉलिसी, यानी कि एक साल के खर्चात और सेविंग्स किस तरह आपकी होनी चाहिए। फिर मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बताता है, वो आपका इंटरेस्ट रेट और बाकी तमाम चीज़ें। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम की सुपरविजन और रेगुलेशन कैसे हो सकती है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम को कैसे मजीद मजबूत किया जा सकता है किसी भी रियासत के।
फिर स्टैटिक्स आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ IMF मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफर करता है, सेमिनार्स करवाता है अपने मेंबर स्टेट्स के साथ। और इसके रीजनल जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, सिंगापुर, ट्यूनीशिया एंड UAE में है, ताकि वो डिफरेंट कंट्रीज को जो ट्रेनिंग दे सके ताकि वो अपनी इकानमी को इम्प्रूव कर सके। देन हमारे पास आ जाती हैं सक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ IMF की कई सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, जैसे तुनिसिया, मोरक्को, जॉर्डन, इजिप्ट गिना जाता है, लेकिन हम यहाँ पे सर्बिया की केस स्टडी देखेंगे। 2014 में सर्बिया की इकोनॉमी जो थी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई, और ये कंटिन्यू स्टोरी होती है 2008 से, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। इकोनॉमी बुरी तरह मुतासर होती है, इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर जाते हैं, जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, और हुकूमती अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, सेविंग्स बहुत कम होती है, जिसके बाईस 2014 में इकोनॉमी सर्बिया की बुरी तरह मुतासर होती है। IMF एक प्रोग्राम देता है एडवाइस के साथ और मॉनिटरिंग करता है, प्रिकॉशनरी फंडिंग करता है 1.3 बिलियन डॉलर्स की। और IMF के एडवाइस के ऊपर अमल करते हुए सर्बिया, जो सेकंड लार्जेस्ट डेफिसिट कंट्री था इन यूरोप में 2014 में, वो 2017 में एक सरप्लस कंट्री के तौर पे उभरता है। IMF ने कौन सी पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी, किन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए कहा, वो हम देखते हैं। सबसे पहले कहा क्या कि सर्बिया को अपने इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सर्विसेज को क्या करना ज़रूरी है, रिफॉर्म्स लेके आना ज़रूरी है। सर्बिया अपने इंस्टीट्यूशंस को ऐसे रिफॉर्म कर सकता है, पब्लिक सर्विस को ऐसे रिफॉर्म कर सकता है कि वो प्राइवेट सेक्टर को दावत दे के वो इन्वेस्टमेंट करें मुख्य प्रोजेक्ट्स में, और इकोनॉमिक सपोर्ट देने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, एक तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, रोजगार क्रिएट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकोनॉमी में एडजस्ट हो सकेंगे, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। और तमाम इंटरप्राइजेज रियासत की जो नुकसान में है उसका उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए, बेहतर उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, जो बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर्बिया की उस वक्त जो रेलवे कंपनी थी, वो बड़े नुकसान में जा रही थी। इलेक्ट्रिसिटी, गैस कंपनीज, उनको क्या हुआ, उनकी कुछ शेयर्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया, और आहिस्ता आहिस्ता 3 साल में नुकसान से वो मुनाफे की तरफ कंपनी में जा रही है। दैन बिजनेस क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए कहा गया, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो किस किस्म का इन्वायरमेंट देता है। इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ज़रूरी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, या किसी भी मेजर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट आए। इसी सूरत में आ सकती है जब आपके यहाँ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिजनेस है वो फेवरेबल हो किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। तो उसके अंदर नरमी लाने के लिए कहा गया, फीसिस कम करने के लिए कहा गया, चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कहा गया, ताकि क्या हो, एक जो अनसर्टेनिटी है सिस्टम में उसे दूर किया जा सके। बिल्ड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहा गया कि आप तब अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आ रही है तो वहाँ के टेली कम्युनिकेशन अच्छा हो, एनर्जी सेक्टर अच्छा हो। एक अगर हम इंडस्ट्री लगा भी देते हैं, उसने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलना है, तो अगर बिजली की शॉर्टेज होगी तो वो कैसे प्रॉफिट गेन करेगी, वो तो उल्टा इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर सोचेगा कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर लगा रहा हूँ तो मुनाफा तो मेरा बहुत कम होगा, और मुनाफा अगर मैंने कमाना है तो मुझे और सोर्सेज लगाने पड़ेंगे जिससे मेरा मुनाफा कम हो जाएगा। अगर रियासत खुद फैसिलिटेट करेगी तो इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली आएगा। तो ये चार मेन जो थी कंडीशंस थी या एडवाइसेस थी IMF की तरफ से, जिसकी बिना के ऊपर सर्बिया 3 साल में एक सरप्लस कंट्री बन के उभरा। देन वी विल सी नाउ वी विल सी IMF इन पाकिस्तान। 70 ईयर्स की हमारी जो हिस्ट्री है वो अयूब खान साहब के दौर से स्टार्ट होती है। 3 प्रोग्राम हमने लिए, डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। भुट्टो साहब के 3 4 प्रोग्राम थे, ज़ियाउल हक के 2 प्रोग्राम थे, और जो इंटरलूड रहा बेनज़ीर और नवाज शरीफ का, टोटल 8 प्रोग्राम बनते हैं 1988 से 1997 तक, जिसमें PP ने 3 प्रोग्राम लिए IMF से, और PMLN ने 5 प्रोग्राम लिए। अब मुशर्रफ दौर में 2 दफ़ा लोन लिया जाता है, जिस नवंबर 2000 से सितंबर 2001 से, फिर दिसंबर 2001 से 2004 तक। जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी वो 2000 से 2001 तक थी, और न्यू जो एग्रीमेंट हुआ था 2001 से 2004 तक था।
पीपी किरदार में आती है 2008 में, वो एक प्रोग्राम लेती है 8 से 11। देन पीएमएलएन केम टू गवर्नमेंट 2013 से 16 तक एक प्रोग्राम लेता है। 2019 में पीडीए की हुकूमत आती है, एक प्रोग्राम वो लेते हैं जी, जो प्रोग्राम एक्चुअली होता है 19 से 22 तक, 3 साल का वो प्रोग्राम है, जिसमें से एक अमाउंट वो विड्रा करा चुके होते हैं। अब पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, अभी हाल ही में, यानी कि आज ही जब मैं ये स्लाइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की जो अमाउंट है वो एग्री कर गया आईएमएफ उसके ऊपर, और 2 दिन में पाकिस्तान वो हासिल कर सकेगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर देखी जाए तो 70 साल का हम अंदाज़ा लगाएं तो 18% जो थे डिक्टेटर्स ने आईएमएफ से लोन लिया, और वो 7 प्रोग्राम करते हैं तकरीबन। देन पीपी केम टू गवर्नमेंट, पीपी 10 दफ़ा आईएमएफ के पास गई, 47% वो टोटल अमाउंट बनती है जितनी आज तक हम उनसे लोन ले चुके हैं। पीएमएलएन जब तक हुकूमत में रही, 4 प्रोग्राम उसने लिए, और 35% वो लोन बनता है जो आईएमएफ से लिया गया। वाई पाकिस्तान फेल्स टू गेट अ सस्टेनेबल ग्रोथ विद आईएमएफ, पाकिस्तान को बार बार आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ता है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आईएमएफ किसी भी रियासत के उस वक्त मदद करता है जब उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू होता है। तो अब हम देखेंगे आईएमएफ क्यों ज़रूरी है, और हम इससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन, और हमें क्या निजात हासिल करनी चाहिए आईएमएफ से या नहीं। शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल नहीं, और इन द लॉन्ग टर्म हाँ, हमें ऐसी कुछ पॉलिसीज चेंजेस करनी पड़ेगी कि हमें आईएमएफ के पास ना जाना पड़े, और एक हम इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के तौर पे और स्टेबल इकोनॉमी के तौर पे ग्रो कर सकें। ये तो ग्लोबल कंसेंसस है कि किसी भी इकोनॉमी को फर्स्ट कंडीशन से निकालने के लिए जो गारंटी देने वाली चीज़ है वो आईएमएफ ही है। अगर वो गारंटी देता तो बाकी तमाम कंट्रीज भी आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, अगर वो गारंटर बनता है। जैसे आपने हाल ही में देखा कि कोई मुल्क भी उस तरह से आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं था जब तक आईएमएफ ने इमदाद का ऐलान नहीं किया या प्रोग्राम पाइपलाइन नहीं हो गया। दूसरी बात ये समझने की ज़रूरी है कि हम आईएमएफ से उस वक्त तक निजात नहीं दे सकते, निजात हमें नहीं मिल सकती जब तक हम अपनी इनएफिशिएंसीज को, डेफिशिएंसीज को, करप्शन को नहीं ठीक कर लेते, हम अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नहीं ठीक कर लेते, हम अपने टैक्स नेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते, जब तक तब तक हमें शायद बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। शॉर्ट ये कि अगर हम कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ पॉलिसीज को अपना लें इन द लॉन्ग रन, तो हम क्या कर सकते हैं, आईएमएफ से निजात ले सकते हैं, और ये वाहिद हल है आईएमएफ से निजात के लिए कि हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी चेंज करें, और ताकि हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकें। अच्छा जी, फिर कहा जा सकता है कि आईएमएफ के पास अगर इतना ही जाना जरूरी है तो महातीर मोहम्मद साहब क्यों नहीं गए। बिल्कुल, वो क्यों नहीं गए जी, उन्होंने वो तमाम पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली जो आईएमएफ, फॉर एग्जांपल आईएमएफ के पास जाते तो आईएमएफ कहता जी आप ये पॉलिसी मेजरमेंट करें तो हम आपको लोन देंगे। उन्होंने वहां जाने के बजाय अपने फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर काबू ले आए, और मलेशिया को ट्रैक के ऊपर ले आए। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ पॉलिसीज है, और आपके पास आप उसके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करवा सकते हैं, तो आपको आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देन वो बात की जाती है कि एक फ्रेंडली कंट्रीज के साथ बेटर डील नेगोशिएट हो सकती है बजाय आईएमएफ के पास जाने की। आईएमएफ ही क्यों, इसके साथ साथ हम ये बात डिस्कस करते जाएं कि कोई भी रियासत कभी भी डिफॉल्ट नहीं करती, लोन्स लिए जाते हैं ताकि वो वापस किए जा सकें, और ये कल हकीकत है कि कोई भी मुल्क आपकी मदद नहीं करेगा जब तक उसको आप कुछ रिटर्न में नहीं दोगे। तो आईएमएफ के पास जाने का मतलब ये है, उसको एंगेज करने का मतलब ये है कि सिर्फ आप पैसे नहीं ले रहे उनसे, उनसे कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ पॉलिसीज ले रहे हैं। इन शॉर्ट, आप अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए आपके पास खुद पॉलिसी नहीं है, आप पॉलिसी भी बारो कर रहे हैं, आप अमाउंट भी बारो कर रहे हैं ताकि आप अपनी इकोनॉमी को, रियासत की इकोनॉमी को एक ट्रैक के ऊपर लेके आ सकें।
अच्छा जी, देन सवाल है कि इफ आईएमएफ इज द ओनली क्योर देन व्हाई पाकिस्तान हैज नॉट अचीव्ड अ लास्टिंग सॉल्यूशन। ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि हम 70 साल में 22 दफ़ा आईएमएफ के पास जा चुके हैं। कई ममालिक ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत कम वक्त में सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर ली, दोबारा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम बार बार क्यों जाते हैं आईएमएफ के पास? तो आए हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट को, अंडर करते हैं स्टेटमेंट के जरिए कि क्या वो रीजन है। आईएमएफ किसी भी रियासत को 2 से 3 साल का प्रोग्राम देता है कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ पॉलिसी के साथ, कंडीशन के साथ, ताकि वो क्या कर सके, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सके, स्ट्रक्चरल इश्यूज को निपटा सके, और जो उसके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कि इश्यूज ऑफ ट्रेड बैरियर्स है, उसको सॉल्व कर सके। ये बात बिल्कुल हकीकत है। पाकिस्तान 22 दफ़ा आईएमएफ से प्रोग्राम दे चुका है 70 साल में, अभी भी एक लास्टिंग सोल्यूशन हमने अचीव की। इसके जो वजूहत है उनमें से सबसे पहला ये, ना तो पाकिस्तान ना आईएमएफ डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं। जो रियासत पाकिस्तान है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स लगाने के लिए उस तरह तैयार नहीं है जिस तरह लगाना चाहिए। स्टेट का जो एक्सचेकर को गिफ्ट दिए जाते हैं उसको रेगुलेट करने का कोई इरादा हमें नजर नहीं आता। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा सबसे बड़ा है, अगर उसको टैक्स लगाया जाए, रेगुलेट किया जाए, रेगुलेशन के साथ साथ उनको फैसिलिटेट भी किया जाए। रियासत टैक्स तो लगाती है लेकिन फैसिलिटेट नहीं करती। जो टैक्स पेयर है वो किस तरह एक अच्छी उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ कि हाँ मुझे टैक्स देना चाहिए, रियासत को टैक्स देगा, जब उसको कोई सहूलत ही नहीं दी जाती। तो रियासत यहाँ पे डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस ही नहीं करती। दूसरा, एक्स को जो गिफ्ट दिए जाते हैं बहुत कीमती, यानी कि तोहफे दिए जाते हैं, आजकल हम सुन भी रहे हैं। तो इनको अगर रेगुलेट किया जाए तो उससे भी स्टेट क्या कर सकती है, पैसा कमा सकती है। एमनेस्टी स्कीम्स जो दी जाती हैं उसकी बजाय क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाना चाहिए। ब्लैक इकोनॉमी जिनके पास, ब्लैक मनी जिनके पास है, ऐसी कौन सी तजावीज़ पाकिस्तान की इकोनॉमी को दी जा सकती हैं जिससे हमें दोबारा आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत न पेश आए, और पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबली ग्रो कर सके। अव्वल तो ये कि तमाम टैक्स एग्जम्पशंस को ख़त्म कर देना चाहिए, स्पेशली वो जो टारगेटेड ना हो। 4 किस्म के टैक्स होने चाहिए। सबसे पहला, इनकम टैक्स विद प्रोग्रेसिटी, सॉरी, यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा आमदन है उसको उतना ज़्यादा ही टैक्स देना पड़ेगा। कॉरपोरेट इनकम टैक्स होना चाहिए जैसे पूरी दुनिया में कायम। जीएसटी होना चाहिए लेकिन 8% के साथ। जो करंट रेट अभी 12% या समथिंग एल्स है, 8% हो ताकि केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन भी हो, लोग जीएसटी दे सकें, उससे अवॉइड ना करें। टैक्स नेट में आने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। सेंसिबल टैरिफ सिस्टम होना चाहिए जिसमें रेगुलेटरी ड्यूटीज और लार्ज टैक्स इजम्पशन और पेनल्टीज क्या होनी चाहिए, नहीं शामिल होनी चाहिए। तमाम सब्सिडीज खत्म कर दी जाएं जो टारगेटेड ना हो। स्पेशली लग्जरी आइटम्स के ऊपर जो सब्सिडीज दी गई हैं वो तो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान जैसी रियासत में। जो सब्सिडीज होनी चाहिए वो भी डिफाइंड होनी चाहिए। सर्कुलर डेट विल बी एलिमिनेटेड थ्रू गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग रिफॉर्म। सर्कुलर डेट को ख़त्म करने का यही तरीका है कि उसको रिफॉर्म्स के जरिए ख़त्म कर दिया जाए। गैस कंपनीज को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए इनको स्मॉलर कंपनीज। अगर तो वो प्रॉफिट बनाएंगी तो रियासत उनके साथ कारोबार करेगी, अगर वो डेफिसिट में जाएंगी तो रियासत उनके साथ कारोबार नहीं करेगी। जैसे हाल ही में आप देख लें आईपीपी के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है वो मुनाफे में जा रही है या नुकसान में जा रही है, रियासत को कारोबार करना पड़ रहा है, रियासत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपनी तमाम इंटरप्राइजेस को, वो पब्लिक प्राइवेट हों या गवर्नमेंट ओन हो, कि अगर तो वो प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस करती हैं देन गवर्नमेंट विल डू बिजनेस विद दोज कंपनीज, अदरवाइज गवर्नमेंट विल नॉट फैसिलिटेट दीज कंपनीज। जो फ्रेश गैस पाइपलाइंस हैं वो कर्टेल होनी चाहिए, न्यू कनेक्शंस नहीं दिए जाने चाहिए, हाउस होल्ड तक सिर्फ सप्लाई रहे, और जो बाकी गैस आपके पास बच जाए आप उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर लगा दें, आपका जो पावर का इशू है वो भी किसी तरीके से हल हो जाए। देन हमें करप्शन के इशू के ऊपर ओवरकम करने की ज़रूरत है, ट्रेड बैरियर्स हमने ख़त्म करने हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी।
इन तमाम इकदाम को के ऊपर अमल करवाने के लिए और अचीव करने के लिए 3 से 4 साल चाहिए। वो भी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, कमिटेड गवर्नमेंट हो। ना तो कोलिशन गवर्नमेंट की कर सकती है, ना खान साहब की जो हुकूमत थी वो वीक गवर्नमेंट थी, वो भी एक किस्म की कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो जो भी हुकूमत आए, या तो तमाम पार्टीज के कॉन्फिडेंस के साथ वो ये मेजरमेंट्स ले, तब हम कर सकते हैं इस चीज़ को अचीव। या एक पार्टी जो 2/3 मेजोरिटी लेकर आए, वो बहुत स्ट्रांग हो, वो अचीव कर सकती है। लेकिन फिर भी 3 से 4 साल हमें लग सकते हैं इस चीज़ को अचीव करने में। दूसरा ये कि हमें एम्प्लॉयमेंट की नीड्स को मीट करने के लिए जीडीपी है 8% पर एनम चाहिए अगले 25 साल के लिए। तब जो हमारा ये अफरात ज़र की कुवत है वो ऑब्जर्व हो सकेगी, एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो सकेंगी, तमाम लोगों को रियासत मुलाजमत दे सकेगी। ये वो तमाम रिकमेंडेशंस थी जिसके ऊपर अमल करके पाकिस्तान एक सस्टेनेबल इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं। सो टुडे it was all about IMF and history of Pakistan and then the suggestion. So stay tuned with us for the next topic. Allah Hafiz.